welcome on my channel Har Ghar English. Now we will discuss the summary of Animal Farm by George Orwell. आज हम जिस समरी को डिस्कस करने वाले हैं वो है एक नॉवेल जिसका नाम है एनिमल फार्म और इसको लिखने वाले हैं जॉर्ज ऑरवेल। आज हम आपके साथ ये समरी या स्टोरी को इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ लिया जाता है या इसकी थीम पूछी जा सकती है या फिर आपसे समरी भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो बहुत ही कम वर्ड्स में मैंने इसको समराइज़ करके आपके सामने यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो लगातार बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन समझ आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप हमारी इस वीडियो पर या इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहें और अपने मतलब का जो आपका कंटेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है उसकी प्रिपरेशन करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर वाइज समरी ऑफ जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल्स। आपसे पूछा जा रहा है चैप्टर वाइज समरी दीजिए जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल की, यानी कि जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गए एनिमल फॉर्म की। एनिमल फॉर्म इज़ ए नॉवल, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक एनिमल फॉर्म एक नॉवल है। लेकिन हाँ, आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आप हमारी इसके ही जो फर्स्ट हमारा पार्ट है वीडियो का उसको ज़रूर देखिए जा करके हमारी प्लेलिस्ट में BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा इसी का फर्स्ट पार्ट जिसमें कैरेक्टर्स का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, कौन कैरेक्टर्स क्या रोल प्ले कर रहा है एनिमल फॉर्म में, ये बहुत अच्छी तरीके से वहाँ वीडियो पर समझाया गया है। तो आप वहाँ पर देखिए, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि अगर आप उस रोल को प्लस उनके कैरेक्टर्स को देखते हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए ये समरी को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ पिक इस तरह की ऐड की ताकि आप याद रखेंगे। एनिमल फॉर्म इंडिकेट हो रहा है, अब पिक्चरें हमेशा याद रह जाती हैं इसलिए पिक को इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। आंसर है समरी ऑफ द एनिमल फॉर्म, एनिमल फॉर्म की समरी। चैप्टर वाइज हम बात करेंगे। Old Major and Old Boar gathers the animals of manor farm and shares his dream of a society where animals are free from human oppression। चैप्टर फर्स्ट में आपसे बताया जा रहा है कि एक बहुत ही पुराना बूढ़ा मेजर था जो कि बूढ़ा सुअर था, ठीक है, जो सभी जानवरों के साथ में मैनर फॉर्म में रहता था। एक दिन वो अपने ड्रीम को शेयर करता है अपनी सोसाइटी के बीच में, यानी अपने एनिमल्स के बीच में, जहाँ पर वो एनिमल्स को ये मतलब ऑपरेस एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा एनिमल्स को इंस्पायर करता है वो कि हमारे ऊपर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत जुल्म कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स हमें दबा के रखे हुए हैं, हमें इनसे आज़ादी चाहिए। इस बात को लेकर के वो सभी जानवरों के बीच में जा कर के अपने सपने के बारे में उन्हें बताता है और उनके अंदर एक रिवोल्यूशन या रिवॉल्ट की जो फीलिंग थी उसको इंस्पायर कर देता है। He inspires them with his ideas of equality and teaches them the revolutionary song Beast of England। वो इंस्पायर करता है उन सभी को अपने विचारों के बारे में और साथ ही कहता है कि देखो हम सबको सीखने और समानता के विचारों की ज़रूरत है और हम सबको साथ रहना है और इक्वलिटी के साथ हमें सीखना है। इसके लिए ज़रूरी है कि अब हमें क्रांति ला देनी चाहिए। और वो एक सॉन्ग बनाता है बीस्ट ऑफ इंग्लैंड के नाम से कि इस सॉन्ग को आप सब लोग गाते रहिए, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। ओके, ये इनका रिवोल्यूशनरी सॉन्ग था, एक क्रांतिकारी सॉन्ग था जो ओल्ड मेजर उनको सलाह देता है और साथ ही उन सभी लोगों को एक साथ समानता के रूप में आने की सलाह भी देता है। चैप्टर 2, ओल्ड मेजर डाइज सून आफ्टर इंस्पायर्ड बाय हिज ड्रीम। ओल्ड मेजर तो जल्दी ही मर जाता है, उसके बाद इंस्पायर्ड हो जाते हैं उसके सपने से ये पिग्स। द पिग्स कौन कौन से थे? वो स्नोबॉल, नेपोलियन, स्क्वेलर। वो पिग्स थे स्नोबॉल, नेपोलियन और स्क्वेलर जो उसके सपने से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। डेवलप द फिलॉसफी ऑफ एनिमलिज्म, और वो एनिमलिज्म की फ़िलासफ़ी को डेवलप करते हैं। मतलब हमारे एनिमल फॉर्म पे एनिमल का ही कब्ज़ा रहना चाहिए, उसी का रूल चलना चाहिए, उसी की सत्ता होनी चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स की नहीं। द एनिमल्स रिवॉल्ट अगेंस्ट मिस्टर जॉन्स, ड्राइव हिम अवे एंड रीनेम द फार्म एनिमल फॉर्म। और इस तरह सभी जानवर मिलके विद्रोह कर देते हैं अपने ही मालिक मिस्टर जॉन्स के ख़िलाफ़ और उसको भगा देते हैं अपने मैनर फॉर्म से। अब मैनर फॉर्म का नाम चेंज करके वो रख देते हैं एनिमल फॉर्म। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि एनिमल्स रिवॉल्ट कर देते हैं मिस्टर जॉन्स के ख़िलाफ़। मिस्टर जॉन्स क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग थे तो उनको भगा दिया जाता है उसे मैनर फॉर्म से, और मैनर फॉर्म का नाम चेंज करके भी एनिमल फॉर्म रख दिया जाता है। द 7 कमांडमेंट्स ऑफ एनिमलिज्म आर रिटन ऑन द बार्न वॉल। और वो अपना जो एनिमलिज्म उन्होंने यानी एनिमलिज्म वाद जो उन्होंने शुरू किया था उसके वो 7 अपने सिद्धांत बताते हैं और उन 7 सिद्धांतों को अपने बाड़े की दीवारों पर
एनिमल फॉर्म की बाड़े की दीवारों पर लिखवा देते हैं ताकि सबको ये याद रहे। चैप्टर थर्ड बात करता है द एनिमल्स वर्क हार्ड टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग। एनिमल्स बहुत कठिन परिश्रम कर रहे थे पढ़ने की और लिखना सीखने की। एनिमल्स जुड़ जाते हैं एजुकेशन हासिल करने में, ठीक है। स्नोबॉल टेक्स द लीड इन एजुकेशन। स्नोबॉल पूरी तरीके से लीडिंग करता है या लीडर बन जाता है एजुकेशन का। बट मोस्ट एनिमल्स कैन ओनली रिमेंबर द सिंपल स्लोगन। लेकिन ज़्यादातर जानवरों को तो केवल एक सिंपल स्लोगन ही याद रह गया था। उनमें सिंपल स्लोगन क्या था? 4 legs गुड, 2 legs बैड। 4 पैरों वाले अच्छे, 2 पैरों वाले बुरे। डेस्पाइट डिफिकल्टीज द एनिमल्स फील यूनाइटेड। और इसके अलावा जितनी भी उनके सामने मुश्किलात थी, जो कठिनाइयाँ थी, उनको तो उन्होंने पीछे छोड़ दिया और सभी जानवरों ने एक चीज़ को महसूस की कि अब उन्हें सबको एक जगह यूनाइटेड, मतलब उन्हें यूनिटी में रहना है। सभी एनिमल्स क्या फील कर रहे थे कि अब उन्हें यूनिटी के साथ में रहना है, और वो 4 legs गुड, 2 legs बैड को ज़्यादा गाते रहते थे। चैप्टर 4 न्यूज़ ऑफ द रिबेलियन स्प्रेड्स टू अदर फॉर्म्स। मिस्टर जॉन्स एंड नेबरिंग फार्मर्स ट्राई टू रिटेक द फॉर्म। ये खबर धीरे धीरे विद्रोह की चारों ओर फैल जाती है। जो दूसरे फार्म हाउस थे उन तक भी जाती है। मिस्टर जॉन जाकर अपने पड़ोसी के फार्मर्स के साथ में कोशिश करता है अपने फार्म को दोबारा से वापस लेने की। लेकिन जो एनिमल्स थे, बट द एनिमल्स लेड बाय स्नोबॉल्स मिलिट्री स्ट्रेटजीज विन द बैटल ऑफ द काउशेड, स्नोबॉल बिकम्स ए हीरो। लेकिन जो जानवर थे उनका, क्योंकि उनको लीड कर रहा था स्नोबॉल, तो स्नोबॉल की जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज थी उनके द्वारा उनको भगा दिया जाता है। किनको? ह्यूमन बींग्स को। और वो अपनी इस काउशेड की बैटल को जीत जाते हैं। समझ में आया? तो स्नोबॉल क्या करता है? अपनी काउशेड की बैटल को जीत जाते हैं अपनी मिलिट्री की स्ट्रेटजीज की वजह से। तो ह्यूमन बींग्स फिर दोबारा से उनके फॉर्म को रिटेक नहीं कर पाते और इस तरह स्नोबॉल एनिमलिज्म का हीरो बन जाता है। चैप्टर 5 स्नोबॉल को आप समझ गए ना, हीरो बन गया उसने, जो था इस तरह की स्ट्रेटजीज बनाई थी कि अब ह्यूमन बींग्स दोबारा से आकर के एनिमल फॉर्म के ऊपर रूल नहीं कर पाएंगे, और उनको भगा दिया था। स्नोबॉल एंड नेपोलियन क्लैश ओवर प्लान्स स्पेशली अबाउट बिल्डिंग ए विंड मिल। स्नोबॉल नेपोलियन के बीच अक्सर योजनाओं को लेकर के तकरार रहती थी, और ख़ास तौर से जब विंड मिल बनाने की बात आई तो उसके बारे में तो ज़रूर उनके बीच में तकरार होती थी। ड्यूरिंग ए हीटेड डिबेट, इसी बीच जब उनके बीच में बड़ी ही खतरनाक और गर्मा गर्म बहस चल रही थी, नेपोलियन यूजेस हिज ट्रेंड डॉग्स टू चेस स्नोबॉल अवे। नेपोलियन ने गुस्से में अपने ट्रेंड कुत्तों को स्नोबॉल के पीछे छोड़ दिया ताकि वो उसको एनिमल फॉर्म के बाहर भगा दें। नेपोलियन सीजेस पावर एंड अनाउंसेस दैट द विंड मिल विल बी बिल्ट आफ्टर ऑल। नेपोलियन का कहना यह था कि ये शक्ति केवल उसके पास है कि वो विंड मिल को बना सकता है। अब क्योंकि सब कुछ हो चुका है तो अब मैं विंड मिल बनाऊंगा, वो ऐसा करके अनाउंस कर देता है। चैप्टर 6 द एनिमल्स वर्क टायरलेसली ऑन द विंड मिल। एनिमल्स काम करते हैं पूरा बिना थके विंड मिल के लिए, दिन रात वो काम करते हैं विंड मिल को बनाने के लिए। नेपोलियन बिगिंस ट्रेडिंग विद ह्यूमंस एंड अल्टर्स द कमेंडमेंट्स टू जस्टिफाई हिज एक्शन। नेपोलियन अब ट्रेड करना शुरू कर देता है ह्यूमन बीइंग से, और साथ ही जितने भी सिद्धांत हैं उन सबको बदलने की कोशिश करता है, और उसका अपना जो भी काम होता था उसको जस्टिफाई करने की कोशिश, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो नेपोलियन क्या काम कर रहा था? अपने को बस जो उसके एक्शन है वो एकदम सही है। नेपोलियन ये काम कर रहा था कि उसके किए गए सभी कार्य जानवरों के हित में हैं, और उसने धीरे धीरे करके सभी सिद्धांतों को बदलना शुरू कर दिया। और सबसे पहला सिद्धांत उसने बदला कि उसने ह्यूमन बीइंग के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया, जबकि वो लोग तो ह्यूमन बींग्स को अपने लिए अच्छा मानते ही नहीं थे। द एनिमल्स सफ़र हंगर बट आर टोल्ड इट इज़ फॉर द फार्म्स ग्लोरी। सभी जानवर भूख से पीड़ित थे, मगर उन सबको ये बताया जाता था कि आज आप जो भूखे रह करके मेहनत कर रहे हो, यही हमारे फार्म हाउस में कल के दिन खुशियाँ लेकर के आएगा। इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था नेपोलियन के थ्रू, और नेपोलियन ने अपना एक बहुत ही रिलायबल पर्सन स्कॉलर रख रखा था जो उसके उस प्रोपेगेंडे को सभी जानवरों के बीच में फैलाता था। चैप्टर 7 व्हेन द विंडमिल इज डिस्ट्रॉयड। अब विंडमिल क्या हुआ कि जब विंडमिल डिस्ट्रॉय हो गई, नेपोलियन ब्लेम्स स्नोबॉल। नेपोलियन ने सारा इल्ज़ाम स्नोबॉल के ऊपर रख दिया। मैनी एनिमल्स आर फाल्सली एक्यूज्ड ऑफ हेल्पिंग स्नोबॉल एंड आर एग्जीक्यूटेड बाय नेपोलियंस डॉग्स। ज़्यादातर जानवर जो अभी तक स्नोबॉल की मदद भी करना चाहते थे और सोचते थे कि उसको झूठा अपराधी बनाया जा रहा है, अब वो भी वहाँ से बचने लगे। उनको भी लगा कि स्नोबॉल ने ही गिराई होगी विंडमिल, और इस तरह नेपोलियन ने अपने कुत्तों के थ्रू एक बार फिर से स्नोबॉल को एनिमल फॉर्म से निकाल दिया।
फियर स्प्रेड्स अक्रॉस द फार्म, चारों तरफ फार्म में पूरी तरीके से डर फैला हुआ था। द सॉन्ग बीस्ट ऑफ इंग्लैंड इज बैंड, और बीस्ट ऑफ इंग्लैंड के सॉन्ग को बैन कर दिया गया नेपोलियन के द्वारा। तो नेपोलियन के हाथ में जैसी रूलिंग आई तो उसने ये काम करने शुरू कर दिए थे। इस तरह से उसने पूरा इल्ज़ाम स्नोबॉल पर डाला, जबकि स्नोबॉल ने विंडमिल को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, और सभी जानवर भी अब उसको अपराधी समझने लगे थे। अब स्नोबॉल की कोई मदद नहीं करना चाहता था, और नेपोलियन ने अपने कुत्तों से उसको बाहर का रास्ता दिखवा दिया था। और चारों तरफ फार्म हाउस में क्या हुआ कि डर फैल गया, और अब इन्होंने बीस्ट ऑफ इंग्लैंड गाना गाना भी बंद कर दिया। Chapter 8. Napoleon rewrites history, declaring himself the hero of past battles. नेपोलियन एक बार फिर से इतिहास को लिखवा रहा था और खुद को घोषित कर रहा था जितने भी पुरानी बैटल्स हुई थी कि वो उसमें हीरो की तरह उसने काम किया। द पिग्स लाइव इन लग्जरी वाइल एनिमल्स स्टार, सिर्फ सुअर ही थे जो एक लग्जरी लाइफ को जी रहे थे, जबकि जो दूसरे अन्य जानवर थे वो भूख से मर रहे थे। अनदर विंडमिल इज बिल्ट बट डिस्ट्रॉयड इन ए ह्यूमन अटैक, एक बार फिर से विंडमिल को खड़ा किया गया और उसको बनाया गया, और एक बार फिर से ह्यूमन के अटैक ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। नेपोलियन यूजेस प्रोपेगेंडा टू क्लेम विक्ट्री, जबकि नेपोलियन ने एक झूठा प्रोपेगेंडे का यूज़ किया। उसने कहा कि जीत हमने हासिल की, ह्यूमन बींग्स ने नहीं, जबकि ह्यूमन बींग्स की जीत हुई थी और वो विंडमिल को डिस्ट्रॉय करके चले गए थे। तो ये भी नेपोलियन का प्रोपेगेंडा था। चैप्टर 9. Life or since Boxer the hard-working horse collapses instead of being sent to a hospital. यहाँ पर जीवन की जद्दोजहद में बॉक्सर, जो कि बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाले घोड़ों में से था, वो एक दिन बेहोश होकर गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल भेजने के बजाय जो नेपोलियन होता है वो उसे बेच देता है। ही सॉल्ट टू ग्लू फैक्ट्री, वो उसे बेच देता है कसाइयों की फैक्ट्री में। बट द पिग्स टेल द एनिमल्स ही डेड पीसफुली इन केयर, और सभी जानवर बताते हैं दूसरे जानवरों को कि अरे वो शांतिपूर्वक रूप से हॉस्पिटल में है और वहाँ पर उसकी देखभाल हो रही थी, वहीं पर उसकी डेथ हो गई। तो ऐसा पिग्स अन्य एनिमल्स को बताते हैं। जबकि हुआ क्या था कि बॉक्सर जो कि बेहोश हो गया था हार्ड वर्क करते करते, उसको भेजना चाहिए था हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ना भेज करके वो स्लाटर हाउस भेज देते हैं, कसाई खाने भेज देते हैं, जहाँ पर उसको बेच करके नेपोलियन पैसा ले लेता है। और जो पिग्स थे वो सभी जानवरों को ये बता रहे थे कि उसे शांतिपूर्वक मौत प्राप्त हुई, उसकी इतनी अच्छे से देखभाल की गई। स्क्वेलर स्प्रेड लाइज ए कीप कंट्रोल, स्क्वेलर इस झूठ को फैला रहा था ताकि स्थिति नियंत्रण में रखी जा सके, क्योंकि वो बहुत ही मेहनती था बॉक्सर। अगर उसकी मौत को लेकर ये सारी बातें बाहर आती तो सभी एनिमल्स रिवॉल्ट करने लग जाते कि भाई इतने मेहनती घोड़े को जो था उसको मतलब इलाज नहीं मिला और आपने मरवा दिया इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें थी, और सारे पिग्स मिलकर के मज़ा कर रहे थे और सभी जानवर बेचारे दुख झेल रहे थे। Chapter 10. Years passed, the pigs became indistinguishable from humans, walking on two legs, drinking alcohol and wearing claws. जैसे जैसे साल गुजरते चले गए, अब पिग्स अपने और ह्यूमन बींग्स के बीच में अपने अंतर को ख़त्म करने लगे। मतलब वो ये चाहते थे कि ह्यूमंस और पिग्स के बीच में कोई अंतर ना रहे, और अब वो भी ह्यूमंस की तरह ही उनके इमिटेट करने लगे, उनकी नकल करने लगे। जैसे कि वो दो पैरों पर चलने लगे, जैसे ह्यूमन बींग्स चलते थे, वॉकिंग ऑन टू लेग्स, ड्रिंकिंग अल्कोहल, वो शराब पीने लगे, एंड बियरिंग क्लॉथ्स, और वो कपड़े भी पहनने लगे। तो कुल मिलाकर के जितने भी उनके कमांडमेंट्स थे वो सब धीरे धीरे उन्होंने ख़त्म कर दिए। अब वो खुद को अपने आप को ह्यूमन बींग्स की कतार में लाकर खड़ा करने लगे। द कमांडमेंट्स आर रिप्लेस्ड विद ए सिंगल रूल, सारे कमांड्स जो थी वो तो रिप्लेस कर दी गई, सिवाय एक सिंगल रूल के। सिर्फ एक सिंगल रूल चल रहा था, बाकी सब कमांडमेंट्स को ख़त्म कर दिया गया। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, सभी जानवर बराबर हैं लेकिन कुछ जानवर दूसरे जानवरों से ज़्यादा बराबर हैं। इसका यहाँ मीनिंग ये था कि सिर्फ सुअर ही हैं जो कि ज़्यादा बराबर हैं और ज़्यादा अच्छे हैं बनिस्बत दूसरे जानवरों के, यानी उनकी बराबरी कोई गिलहरी, कोई हैन, कोई डक या कोई शिप नहीं कर सकती, ये उनका कहना था। तो इसमें खुद ही असमानता दिखाई दे रही है, ठीक है ना, इनइक्वलिटी दिखाई दे रही है किसमें, इस वाले कमांड में। तो ये जो कमांडमेंट्स थी इसके अंदर यही था कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। द एनिमल्स रियलाइज दैट दे आर एज ऑप्रेस्ड एज बिफोर ओनली बाय पिग्स इंस्टीड ऑफ ह्यूमंस। अब यहाँ पर एनिमल्स को ये फील होने लगा था, वो ऐसा महसूस करने लगे थे कि पिग्स के बजाय जो अच्छी ऑप्रेस थी, यानी जो सत्ता अच्छी थी, इससे पहले जो ह्यूमंस की सत्ता थी वही अच्छी थी। पिग्स ने तो और भी ज़्यादा हमारे ऊपर जो है राजशाही करनी शुरू कर दी, और पिग्स हमारे साथ अब बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करने लगे, क्योंकि एनिमल्स स्टार्विंग के साथ में मर रहे थे, वो भूखे मर रहे थे और पिग्स मज़े कर रहे थे। तो इसलिए अब एनिमल्स को रियलाइज़ होने लगा था कि पिग्स के बजाय तो ह्यूमंस की जो हमारे ऊपर रूलरशिप थी वो ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि पिग्स तो डिक्टेटरशिप करने लग गए थे, तानाशाही करने लगे थे।
इस तरह ये एनिमल फॉर्म की स्टोरी यहाँ पर दिखाई गई है। मैंने आपको 10 चैप्टर में इस स्टोरी को समराइज़ करके इसलिए समझाया कि अगर ये क्वेश्चन लिखने के लिए आता है तो आप आसानी से इसको राइट डाउन कर सकें। साथ ही मैं बार-बार आपसे कह रही हूँ, पहले आप इसके कैरेक्टर्स को समझिएगा, क्योंकि इस एनिमल फॉर्म के नॉवल में कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको हर किसी का रोल, उसने क्या रोल प्ले किया है एनिमल फॉर्म में, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसी के साथ आपसे यही कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुँचाइए, क्योंकि अगर आप हमें इस तरह से मोटिवेट करेंगे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और अगर आप चाहते हैं आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बना के अपलोड की जाए तो आप हमें वो टॉपिक भी ज़रूर बताइएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय।